हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 7th की है। हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बल कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बल तक डिस्कस किया था, यहाँ तक डिस्कस किया था अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल में दो पार्ट में थे, आकस्मिक बल और पटल विरूपक बल। ठीक है, आकस्मिक बल और पटल विरूपक बल। आकस्मिक बल जो है वो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और पटल विरूपक बल पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल जो होते हैं इसमें अपर्दन और निक्षेपण कर लेना। और अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन में क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण में नदी, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद, ये सारे आते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ज्वालामुखी से। हम लोग ज्वालामुखी से आज डिस्कस करेंगे। देखो, ज्वालामुखी क्या होता है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, मतलब भूपर्पटी पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, ये आकृति दिख रही है। ठीक है, कोन इस टाइप पे। तो यहाँ पे ये आकृति है और यहाँ से इस जगह से जो है बाहर सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है ना, जो कुछ भी अंदर होता है, गैस, राख या फिर लावा, इस तरह यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो है ये क्रिसोक्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो नली है इसको बोलते हैं निकास वेंट। ठीक है, और ये गॉड्स देखोगे तो मेंटल है, ये मेंटल है, ये मेंटल है। और जो मैग्मा कोस्ट है वो मेंटल में ही है। ठीक है, मैग्मा कोस्ट मेंटल में है और परपटी से होते हुए ये परपटी है। ठीक है, ये परपटी है। जिस तरह इसको गौर से देखोगे तो इसमें तुम्हें दिखेगा कि यहाँ से लावा निकल रहा है। ठीक है, लावा निकल रहा है और कुछ लावा यहाँ पे बाहर निकला है, इधर से भी निकला है, और कुछ लावा यहीं अंदर फंस गया है। ठीक है, ये लावा कुछ अंदर फंस गया है। ठीक है, तो जो बाहर निकला है वो बताया था क्या होता है, और जो अंदर फंस जाए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि बाहर निकल जाए तो जो चट्टान बनती है। ठीक है, और अंदर फंस जाए तो उसको क्या बोलते हैं। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं क्या होता है कि अगर लावा बाहर निकल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अगर लावा ज्वालामुखी के अंदर फंस जाए तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेंटल है यहाँ पे मैग्मा कोस्ट है और ये परपटी है। ठीक है ना, अगर पूछें कि मैग्मा कोस्ट जो है किस लेयर में होता है, मतलब परपटी में या मेंटल में या फिर कोर में। ठीक है, तीनों ऑप्शन दे देंगे या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कहाँ पे होता है मैग्मा कोस्ट, मेंटल में। ठीक है, मैग्मा कोस्ट कहाँ होता है, मेंटल में। ये चीज़ याद रखना। और ये देखो मैं बता ही देता हूँ, मतलब कि अगर ये जो लावा है बाहर निकल जाए तो इसको बहिर्वेदी सेल बोलेंगे, जो इससे चट्टान बनेगी, और जो अंदर फंस जाएगा उसको अंतर्वेदी बोलेंगे। ठीक है, लावा अगर बाहर निकल जाए तो उसको, ये देखो ऊपर भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मतलब अग्नेय सेल जो होती है दो तरह की होती है, एक अंतर्वेदी, ठीक है, एक अंतर्वेदी, एक बहिर्वेदी। ठीक है, एक अंतर्वेदी है, एक बहिर्वेदी है। जो लावा अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है उसे अंतर्वेदी कहते हैं, और जो लावा बाहर निकल कर ठंडा हो जाता है उसे बहिर्वेदी सेल बोलते हैं। तो ये यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है भूकंप क्या होता है। भूकंप दिया हुआ है क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, स्थल मंडल प्लेट की गति से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। मतलब स्थल मंडल प्लेट पे, स्थल मंडल जो होता है ना, जैसे ये स्थल मंडल है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होती है, प्लेटें होती हैं। इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो जरा, जैसे कि स्थल मंडल है। ठीक है, स्थल मंडल है तो इसमें क्या होता है, प्लेटें होती हैं। ठीक है, प्लेटें होती हैं। जब प्लेटें गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसे भूकंप बोलते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पृथ्वी है ना वो कई सारे प्लेटों से मिलकर बनी है। पृथ्वी जो है कई सारे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। तो जब प्लेटें खिसकती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट तरफ खिसकती है, तो चट्टानें क्या होता है, कभी कभी एक चट्टान जो है, मानो ये ए है चट्टान, ये ए चट्टान है, ये बी चट्टान है। ठीक है, ये बी चट्टान इधर जा रही है, ए चट्टान ऐसे इधर जा रही है, और जो है एक दूसरे से टकराई तो बी चट्टान ए चट्टान के नीचे चली गई। तो इस सिचुएशन में भूकंप आता है। ठीक है ना, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे पर रगड़ें या एक दूसरे के नीचे चली जाएँ तो इस सिचुएशन में भूकंप आता है। ठीक है, तो वो भूकंप जो होता है वो गति कर सकता है, मतलब कि कंपन है वो एक तरह से। ठीक है, एक तरह से कंपन है, ये कंपन है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसे भूकंप बोलते हैं।
ठीक है। आगे देखो उद्गम केंद्र क्या होता है। उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो भूकंप, जैसे ये दिखाया गया है किसमें, ये देखो ये एक प्लेट, ये ठीक है, और एक प्लेट का पार्ट ये दिखाया गया है, ये उद्गम केंद्र है नीचे एकदम जहाँ से आरंभ होता है, ठीक है। ये जहाँ से आरंभ होता है ये जो है ट्रायंगल की आकृति की दिखाई गई है, और ये थोड़ा सा दूसरी प्लेट का आधा हिस्सा दिखाया गया है। तो ये दोनों रगड़ रही हैं, ठीक है, ये प्लेट रगड़ रही है, दोनों रगड़ रही हैं, और ये जहाँ से भूकंप उठा उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र, ठीक है, आरंभ होता है। अधिकेंद्र क्या होता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान, मतलब कि जैसे उद्गम केंद्र है तो यहाँ से जब ऊपर जाएंगे, ये उद्गम केंद्र है, ठीक है, ये उद्गम केंद्र है, और यहाँ से जब एकदम ऊपर जाएं तो जो सबसे करीब पॉइंट मिले सतह पर, भू सतह पर, यहाँ से ऊपर जाएंगे और जो सबसे करीब पॉइंट मिले भू सतह पर उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ये चीज़ ध्यान रखना। ये चित्र एज इट इज़ बना लेना, ठीक है, ये चित्र एज इट इज़ बना लेना। वैसे 7th क्लास के NCERT में ये चित्र बना हुआ भी है। आगे देखते हैं। देखो इसमें आगे है भूकंपीय तरंग, ठीक है। भूकंपीय तरंग 3 तरह की होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इसको पी तरंग जो होती हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, एस तरंग जो होती हैं उन्हें अनुप्रस्थ बोलते हैं, और एल तरंगे जो होती हैं उनको पृष्ठीय तरंग बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों तरंगों के नाम ध्यान रखना, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ठीक है। भूकंपीय तरंग पूछ सकते हैं कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 6 तरीके, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, 3। आगे देखो स्थानीय लोग जिसे भूकंप का अनुमान कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो स्थानीय लोग कैसे भूकंप का अनुमान लगाते हैं, तो स्थानीय लोग जानवरों के व्यवहार से अनुमान लगाते हैं, ठीक है, जानवरों के व्यवहार से अनुमान लगाते हैं, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से लगाते हैं, और सांपों का धरातल पर आना, मतलब अगर सांप धरातल पर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अंदर पृथ्वी के अंदर कोई प्रॉपर्टी में हलचल हो रही है, इस वजह से वो जीव बाहर आ रहे हैं, मतलब जो सांप हैं वो बाहर आ रहे हैं। और तालाब में अगर मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, ज़्यादा उसमें उछल कूद करती हैं, तो कुछ इन लोगों को शंका हो जाती है कि लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। और जानवरों के व्यवहार से भी, ठीक है, ये तीनों पॉइंट नोट कर लेना। और आगे है भूकंप मापने का यंत्र। जो भूकंप मापने का यंत्र होता है उसे भूकंप मापने का यंत्र भूकंप लेखी, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर अगर मापी जाती है, तो देखो ये नोट कर लेना कि जिसको भूकंप मापी जाती है उसको भूकंप लेखी बोलते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जैसे कि इसमें कुछ कैटेगरी दी है। ए मतलब भूकंप की तीव्रता अगर 2 पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, तो प्रभाव नहीं के बराबर होता है। अगर स्केल पर रिएक्टर स्केल जो है वहाँ पे अगर 0.2 मापी गई है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि प्रभाव नहीं के बराबर है। लेकिन अगर तीव्रता 5 मानी गई है, ठीक है, मापी गई है 5 अगर आ गई है तीव्रता, इंटेंसिटी अगर 5 आ गई है, तो वस्तुओं के गिरने की क्षति होती है। मतलब कि ये माना जाता है कि अगर 5 है इंटेंसिटी तो थोड़ा खतरा बड़ा है 2 से, मतलब वस्तुएं गिर सकती हैं। और अगर तीव्रता जो है अगर 6 हो गई तो बहुत शक्तिशाली होता है, और तीव्रता 7 हो, 7 पॉइंट समथिंग हो तो सर्वाधिक शक्तिशाली, मतलब कि इस तरह, ठीक है, 6 इस तरह 7, अगर इस तरह रिएक्टर स्केल पर बढ़ रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। 2 पे है तो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, 5 पे ये होता है कि हाँ वस्तुएं गिर सकती हैं, और 6 शक्तिशाली होता है, और 7 बहुत शक्तिशाली होता है। एक नीचे इफेक्ट दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2001 को भुज में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था गुजरात में, ठीक है ना। 26 जनवरी को 2001 में भुज में गुजरात में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था गुजरात में। अब आगे आते हैं मुख्य स्थलाकृतियों में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये चैप्टर जो है आधा फिनिश हो जाता है, अब नई चीज़ आती है मुख्य स्थलाकृतियाँ। थोड़ा सा देखो अब अपक्षय क्या होता है। अपक्षय क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। मतलब कि पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत सारी सेल हैं, चट्टानें हैं, और जब टूटती हैं, ठीक है ना, टूटती हैं तो क्या होता है, उसको अपक्षय बोलते हैं, ठीक है, अपक्षय बोलते हैं। ये एक दिन की क्रिया नहीं होती, लाखों सालों की क्रिया होती है। ऐसी चट्टानें टूटती हैं, लगातार उसमें पानी बरस रहा है, धूप की वजह से हम लाखों सालों से पानी गिर रहा है, उन पर धूप गिर रही है, तो उसकी वजह से वो चट्टानें जो है टूटने लगती हैं, तो उसको अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपरदन क्या होता है। भूदृश्य पर
जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, भू दृश्य पर जल की वजह से, पवन की वजह से, हिम की वजह से विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि अपर्दन हो रहा है, मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। जैसे खेतों में क्या होता है, मिट्टी का अपर्दन होता है, मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। जैसे मानो खेत में ये कोई, देखो इधर, जैसे कि अगर ये कोई खेत है, ठीक है ना, और यहाँ से पानी जा रहा है, ये एक नाली है, और नाली जो है ये मिट्टी खोद दी गई है, इसे नाली बना दी गई है, और यहाँ से जो पानी जाएगा तो ये क्या करेगा, मिट्टी को, ये नाली को और गहरा करता जाएगा, मिट्टी को अपने साथ बहाता ले चला जाएगा। ठीक है ना, तो जो पानी मिट्टी को अपने साथ बहा रहा है इसी को बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपर्दन। या फिर कोई ऐसी आकृति है जैसे ये आकृति है, ठीक है, और ये पानी आ रहा है, ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखना, ये पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, तो जब पानी इस तरह गिरेगा ना, यहाँ से इस तरह पानी जब गिरेगा ऊपर से नीचे, तो क्या करेगा, जो रेड वाला एरिया है, मतलब कि रेड वाली जो ये भूमि का एरिया बनाया है, इसको ये कट करेगा। ये जो भूमि बनाई है, ये क्या करेगा, इसको कट करेगा। ये मतलब अगर लगातार पानी गिरता रहा तो ये इसको कम कर देगा। ये एक सिचुएशन आएगी कि ये स्थिति यहाँ तक आ जाएगी, ये स्थिति यहाँ आ जाएगी, मतलब कट करके ये ज़मीन इतनी हो जाएगी, मतलब इतना गैप हो जाएगा, ये मिट्टी बह जाएगी। इसको बोलते हैं अपर्दन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपर्दन। और ये अपर्दन एक कैसे होता है, अपर्दन जो होता है वो जल से भी होता है, पवन से होता है, पवन से, रेगिस्तान वगैरह में पवन से अपर्दन होता है। ठीक है, रेगिस्तान वगैरह में जो बालू होती है वो एक जगह से दूसरी जगह उठ के चली जाती है, उड़ जाती है, उसको बोलते हैं पवन का अपर्दन। ठीक है ना, और मैदानी इलाकों में भी होता है लेकिन उसमें कम होता है। और हिम मतलब जो हिमनद होते हैं वहाँ पे अपर्दन होता है, तो इन सब की वजह से अपर्दन होता है। ठीक है, ये दो चीज़ अपक्ष और अपर्दन लिख लीजिए। आगे देखना, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण, और जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं मतलब उनका निर्माण अपर्दन और निक्षेपण से होता है। मतलब कि अपर्दन मतलब कहीं से मिट्टी कटी है और कहीं पे जाकर इकट्ठा हुई है, मतलब कहीं से हटी है मिट्टी और कहीं पे जाकर इकट्ठा हुई है। जब हटी है तो उसको अपर्दन बोलते हैं, और जहाँ पे जाकर रुक गई है मिट्टी, इकट्ठा हो गई, उसे निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, जलप्रपात क्या होता है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती। ठीक है ना, तो मतलब कि एकदम खड़ा ढाल, मतलब कि जैसे ये है, ये खड़ा ढाल, ठीक है ना, और ये पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है ऐसे खड़े ढाल से। ठीक है, ऐसे खड़े ढाल से जब क्या होता है, पानी गिरता है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है ना, ऐसे खड़े ढाल से जब पानी गिरता है तो उसको जलप्रपात बोलते हैं। ये चीज़ ये नोट कर लेना, जलप्रपात क्या होता है। ठीक है, विसर्प क्या होता है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे कि नदी है, ये नदी है मान लेते हैं, ठीक है ना, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, और ये मतलब कि इस तरह ये जो बना रही है आकृति, ठीक है, ये आकृति जो बना रही है इसको बोलते हैं विसर्प। ठीक है ना, ये जो सांप की तरह चलने लगती है, मतलब कि देखा होगा नदियाँ ऐसे बहती हैं तो इसको बोलते हैं विसर्प। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब नदियाँ, कहाँ गया विसर्प, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वे मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं मोड़ को विसर्प कहते हैं। तो बनाया ना जो इस तरह, इसी को बोलते हैं विसर्प। जो ये है विसर्प, इन्हीं को बोलते हैं विसर्प। ठीक है, चाप झील क्या होती है, चाप झील क्या होती है, जरा ध्यान देना। चाप झील देखना, चाप झील क्या होती है, जैसे कि विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। मतलब जैसे ये विसर्प है ना, ये मतलब कि ये विसर्प है, और ये इस तरह क्या हुआ कि नदी इससे हुई और इस तरह बहने लगी। तो ये जो बना ना, ये यहाँ से क्या होता है, कभी कभी नदी कट जाती है। ठीक है, और ये अलग आकृति जो है अपना नया बना लेती है एरिया। मतलब यहाँ से कट जाती है, इस तरह पानी आता है और ये वाला एरिया कट जाता है, नदी पानी यहीं से बहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो एरिया कटा है, ठीक है ना, ये जो एरिया कटा है, ये जो एरिया कटा है जो बॉक्स में बनाया है, ये क्या हो जाएगा, ये कहलाता है चाप झील। ये अलग ही एक झील बन जाती है। ठीक है ना, ये अलग झील बन जाती है, ये झील अलग बन जाती है अपना अलग, मतलब यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, तो इसको बोलते हैं चाप झील। मतलब नदी की वजह से झील बन जाती है। एक बार फिर से देखना, जैसे कि मानो ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये नदी है और ये बह रही है इस तरह। ठीक है, और इसका मोड़ इतना करीब आ गया ये दोनों कि एकदम आपस में चिपक गया। तो जो पानी जो बहेगा ना, जो पानी बहेगा वो क्या करेगा, इस तरह आएगा पानी,
ठीक है, इस तरह आएगा पानी और इधर न जाने हुए यहीं से मुड़ जाएगा इस तरह और इस तरह आगे बढ़ जाएगा। तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया ये कहलाएगा चाप झील। ठीक है, ये एरिया क्या कहलाएगा? चाप झील। तो ये जो बचा हुआ एरिया है इसमें पानी हमेशा भरा रहेगा, इसमें इसे बोलते हैं चाप झील। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा चाप झील क्या होता है। आगे देखते हैं। देखो इसको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो लूप होते हैं वो नदी से कट जाते हैं और अलग झील बना लेते हैं। ठीक है, जिसे चाप झील भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ नीचे फैक्ट हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो एंजल जलप्रपात है। इसकी हाइट ध्यान रखना 979 मीटर है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। दूसरा है नियाग्रा फॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं नियाग्रा फॉल 108 मीटर उत्तर अमेरिका में है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे, मतलब कनाडा और ये कनाडा है, ये उत्तर अमेरिका है। तो ये कनाडा और ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए है। ठीक है, तो यहाँ जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर यहाँ पे तो मिलेगा। ठीक है, अगला है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है इसका हाइट है 51 मीटर। ठीक है, जलप्रपात है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। ठीक है, तीनों का ध्यान रखना, मतलब कि जो एंजल जलप्रपात है और नियाग्रा और विक्टोरिया। ठीक है, एंजल, नियाग्रा और विक्टोरिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत मैदान क्या होता है? बाढ़कृत मैदान बाढ़ के कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है ना। बाढ़कृत मैदान क्या होते हैं? बाढ़ के कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। जरा ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। देखो, जिसे मान लेते हैं ये नदी है। ठीक है, नदी है, इसमें बाढ़ आ गई। ठीक है, नदी है, इसमें बाढ़ आ गई, पानी जो है इधर इधर फैल गया, ये चारों तरफ तक पानी फैल गया। ठीक है, तो ये जब नदी है, ये जो आई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या करती है अपने साथ पानी जो ओवरफ्लो करा है, तो इस एरिया में क्या करती है, जो मिट्टी बहा के लाई है उसको निक्षेपित कर देती है इस एरिया में। ठीक है ना। तो ये मान लो नदी है, ये मेन नदी है, मेन नदी ये है, मेन नदी ये है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये चारों तरफ ला करके मिट्टी इसने गिरा दिया है। ठीक है, ये चारों तरफ जो है ये मिट्टी इसने गिरा दिया है। ठीक है, ये चारों तरफ मिट्टी गिरा दिया है। तो ये जो एरिया में मिट्टी गिराई है, ये जो एरिया में मिट्टी गिराई है ला करके, मतलब नदी तो बह रही है ऐसे, नदी तो ऐसे बह रही है, लेकिन वो मिट्टी जो लाती है वो बगल में रुक जाती है और नदी थोड़ी आगे बढ़ जाती है। इस तरह क्या करती है, पूरे एरिया में जहाँ तक नदी समुद्र में नहीं मिलती यही काम करती जाती है। तो इसके कारण ये जो मैदान बनता है इसको बोलते हैं बाढ़कृत मैदान। इसके कारण जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं बाढ़कृत मैदान। ठीक है, इसके कारण जो मैदान बनता है उसको बाढ़कृत मैदान बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब जितनी भी नदी किनारे मिट्टी दिखती है तुम्हें, नदी किनारे जो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें देखा होगा कि जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ पे धान बो दिए जाते हैं। गर्मियों में वहाँ पर जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज इस तरह की चीज़ें बो दी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत उपजाऊ होती है। उसमें केवल जो होते हैं जैसे बीज डाल दिए जाते हैं, उनमें कोई खाद वाद नहीं डाली जाती, वो अपने आप ही उग जाते हैं। उसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही उतनी उपजाऊ मिट्टी होती है, नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। आगे देखते हैं वितरिका क्या होती है। नदी के उत्तित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई नदी है, इस तरह आई, ठीक है ना, बहुत धीमे धीमे समुद्र काफ़ी दूर है और वो उसका जो फ्लो है वो कम हो गया। ठीक है, उसका फ्लो वो काफ़ी कम हो गया, तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में, जैसे यहाँ से क्या एक नई ब्रांच निकल आई, यहाँ से एक नई ब्रांच निकल आई। ठीक है ना। जब इनका पानी तेज़ होगा तो ये ब्रांचें नहीं बनेंगी। ठीक है, नदी की जब पानी फ्लो तेज़ होगा तो ब्रांचें नहीं बनेंगी। ठीक है ना, जिसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं,
तो ब्रांचें नहीं बनेंगी, इसको बोलते हैं वितरिका। आगे देखो डेल्टा। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों को सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्माण होता है। देखो जैसे कि ये समझना, जैसे कि मानो कि ये नदी है, ठीक है, और ये आई यहाँ पे वितरिका बन गई, ठीक है, ये आई यहाँ पे तमाम सारी वितरिका बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरिया है यहाँ पे अवसाद इकट्ठा हो जाता है। ये अवसाद इकट्ठा हो गया, मान लो ये ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। तो ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया पूरा एकदम यहाँ पे बहुत उपजाऊ एरिया होता है। तो ये एरिया जो है ये होता है डेल्टा, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती है वहीं पर डेल्टा बनता है। सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। जैसे इंडिया का मैप तुम देखोगे, ठीक है, इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गंगा नदी बह के इधर आती है, ठीक है, और इधर से जो है ब्रह्मपुत्र बह के आती हैं, दोनों मिलकर यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, दोनों मिलकर यहाँ पे देखा होगा डेल्टा बनाती हैं। तो ये सुंदरवन का डेल्टा होता है। तो इसी तरह जितनी भी नदियाँ होती हैं समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं। इनमें बहुत छोटी छोटी वितरिकाएँ हो जाती हैं, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते समंदर तक पहुँचते पहुँचते छोटी छोटी वितरिकाएँ हो जाती हैं, वो समंदर में जा गिरती हैं, वो सब यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि जितना भी अवक्षेप होता है वहाँ पे निक्षेपण करती हैं, मतलब जो कुछ भी बहा कर लाती हैं वहीं पे गिरा देती हैं नदियाँ, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। आगे देखते हैं समुद्री तरंगे, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री तरंगे सैलों के से टकराती हैं तो समुद्री गुफा, ठीक है, और गुफा जब बड़ी हो जाती है तब छत बचती है जिसमें जिसे तटीय मेहराब कहते हैं, और लगातार अपर्दन से टूट जाती है, इस टाइप बन जाता है। ध्यान देना जरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि मानो ये कोई बड़ी आकृति है, ठीक है, बड़ी आकृति है समंदर में, ठीक है, और ये पर्वत है, पूरा पहाड़ है, मतलब कि यहाँ पे पानी टकराता है, यहाँ पे पानी जो है लगातार टकराता है, पानी लगातार यहाँ टकराता है, ठीक है, लगातार यहाँ पानी टकरा रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ गुफा बन जाती है, यहाँ पे गुफा बन जाती है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है कि क्या होता है, ये जो है और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, गुफा बनती है, और गुफा जब बड़ी हो जाती है तो छत बचती है, मतलब कि कुछ इस तरह आकृति हो जाती है, मतलब कि ये बीच में होल हो जाता है, ठीक है ना, ये ऊपर ऐसे रह जाता है और ये पूरा रास्ता बन जाता है, यहाँ से निकल सकते हो इधर से इधर, ठीक है, तो ये छत बच जाती है, ये छत बच जाती है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है क्या होता है कि जिसमें जो छत बचती है उसको तटीय मेहराब कहते हैं, और लगातार अपर्दन होता है वो छत भी टूट जाती है, एक टाइम आता है, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि ये जो बना था ऐसे, ठीक है, ये बना था, तो ये जो छत होती है ना, ये छत ये भी टूट जाती है, ये छत ऊपर टूट जाती है, और ये छत टूट जाती है तो इस तरह जो होता है क्या बचता है, दो एकदम पोल बचते हैं, जैसे खंबे नुमा आकृति, इस तरह, ठीक है ना, ये खंबे नुमा आकृति बहुत बचती है आखिरी में, ठीक है ना, ये खंबे नुमा आकृति बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैग, ठीक है। इस तरह जो होता है ये खंबे नुमा आकृति जो बचती है उसको स्टैग बोलते हैं। मतलब जरा ध्यान देना कि क्या होता है, पहले समुद्री गुफा बनेगी, ठीक है, समुद्री गुफा बनेगी, और गुफा जब बड़ी हो जाती है तो तटीय मेहराब, ठीक है, ऐसे तटीय मेहराब बनेगा, और जब वो मेहराब टूट जाएगा तो क्या बनेगा, स्टैग बनेगा। मतलब कि जब ये मेहराब होता है ऊपर की छत टूट जाती है तो ये इधर वाले खंबे और इधर वाले खंबे, इनको स्टैग बोलते हैं, ठीक है, इस तरह समझो। और समुद्री भृगु क्या होता है, समुद्री भृगु समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे सैल तटों को समुद्री भृगु बोलते हैं, ठीक है, ऊंचे खड़े सैल तटों को इस तरह, ठीक है ना, इसे समुद्री भृगु बोलते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भृगु बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान। समुद्री पुलिन क्या होता है, समुद्री पुलिन क्या होता है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। मतलब कि ये समुद्री तरंगे होती है ना, देखा होगा समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं, तो समुद्री तरंगे अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो जो तरंगे हैं वो बह कर आती हैं और वो क्या करती हैं, पुलिन तटीय मैदान देखा होगा ना, जैसे कि ये एरिया है तो पानी यहीं तक आता है, ठीक है, और इस एरिया पे लोग बैठते हैं, मतलब कि जो इसको बीच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक आता है पानी, आता है यहाँ तक आता है फिर वापस चला जाता है। तो जो बार बार पानी आ रहा है तो अपने साथ कुछ अवक्षेप लेकर के आता है, तो वो क्या करता है, लाते लाते धीरे धीरे पूरा एक मैदान बना देता है, ठीक है, एक मैदान बना देता है, उसको क्या बोलते हैं,
समुद्री पुलिन। आगे देखते हैं, आगे है हिमनद हिमोड़। हिमनद हिमोड़ आगे है हिमनद हिमोड़। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ठीक है ना। हिमनद मतलब बर्फ की नदी। हिमनद मतलब हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। हिमनद, हिमनद मतलब बर्फ की नदी। नदियाँ बहती है, उसमें क्या होता है, बर्फ़ें धीरे धीरे खिसका करती हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा ग्लेशियर के बगल में से नदी निकलती है और वो बर्फ़ क्या होती है, खिसकती रहती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हिमनद। उसमें पानी बहुत कम, मतलब बर्फ़ ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हिमनद। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे छोटे जैसे सैल हो गए, रेत हो गए, तलछट हो गए, मिट्टी निक्षेपित होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड़। बालू टिब्बा, जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। ठीक है, देखो जैसे रेगिस्तान होता है वहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह की आकृति बन जाती है। ठीक है ना, इस तरह की आकृति बन जाती है। तो जब पवन का बहाव रुकता है तो ये पूरी आकृति क्या होती है, ये जो छाते नुमा आकृति है ये गिर जाती है नीचे। ठीक है, ये क्या होता है, गिर जाती है।